और अभी तक तो यहाँ नेता आते रहते हैं। जो लालमुनि चौबे जी भी बहुत बड़े नेता थे, आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी बड़े नेता थे, तो कार्यकर्ता खुल के अपनी बात नहीं कह पाते थे। पहले के जो सांसद थे भाजपा के, वो उन्होंने काम में थोड़ी ढिलाई। देखिए, मैं ये जो काम पहले हो जाना चाहिए 13 से लेकर मतलब इतना लंबा समय लग गया, मुझे 9 साल हो। मुझे ये लगता है कि हो जाना चाहिए। अब किन कारणों से नहीं हुआ, उस कारण को मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं इस पे जाना चाहता हूँ कि ये होना चाहिए था और ये होगा। और आप देखेंगे जो 50 साल में काम बक्सर में नहीं हुए, वो इस 5 साल में मैं पूरा करूंगा। ये बक्सर वासियों को मैं वादा करता हूँ। नमस्कार। बक्सर लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद किसले जी आपका। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, जब आपको सूचना मिली कि आपको जो है बक्सर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, उस वक्त आप क्या कर रहे थे और कहाँ थे? क्या आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ। पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पे काम कर रहा था और बिहार के इस लोकसभा चुनाव के लिए जो इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम बनी थी, उसका मैं को कन्वीनर था। और उस नाते पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट को के दिशा में मैं काम कर रहा था। मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना भी पड़ेगा। अच्छा। 1-2 दिन पहले मुझसे जरूर पूछा गया था कि भाई आप किसी भी जिम्मेवारी के लिए तैयार है ना? तो मैंने अपनी ओर से यही कहा कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे कोई भी दायित्व देगी तो उसके लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब भी मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुझे लोकसभा ही लड़ना पड़ेगा। एक अचानक से जब घोषणा हुआ, जिस समय घोषणा हुई उस समय हमारे एक मित्र हैं और जिनका टिकट नहीं हो पाया था और उनको खबर मिल गई थी कि उनका टिकट नहीं हो रहा है। मैं उनको समझाने में लगा था और मैं उनको समझा रहा था। उसी समय टेलीविजन पर मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मेरे लिए सचमुच आश्चर्य का क्षण था। बक्सर में भाजपा के अंदर जो है जो कार्यकर्ता थे, इस बात की मांग कर रहे थे कि इस बार जो उम्मीदवार हो वो हमारे बक्सर का हो, हमारे जिले का हो। तो लेकिन आप जो है गोपालगंज से हैं, तो इस बार ये बाहरी वाला मुद्दा कितना है? देखिए, हर क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार लड़े, लेकिन ये विधानसभा तक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसे ही ये लोकसभा का चुनाव आता है, ये मुद्दा गौण हो जाता है। और यहाँ भी ये मुद्दा नहीं है। शुरुआत दिनों में आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, वो चूंकि पहले से ही वो एक तरह से घोषित थे वो, और उन्होंने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये बन नहीं पाया। और उसका कारण है, मैं पिछले आप मान के चलिए 25-30 वर्षों से मैं बक्सर आता जाता रहा हूँ और मेरे कई महीनों में बक्सर में रहा हूँ। यहाँ के एक वर्कर के घर गया हूँ, एक वर्कर से मेरा संबंध है। इस नाते जब मेरी घोषणा हुई तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे बीच का कोई आदमी चुनाव लड़ने आ गया। और अभी तक तो यहाँ नेता आते रहते हैं। जो लालमुनि चौबे जी भी बहुत बड़े नेता थे, आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी बड़े नेता थे, तो कार्यकर्ता खुल के अपनी बात नहीं कह पाते थे। लेकिन चूंकि मैं इन्हीं के बीच काम किया हूँ, तो जब मेरा घोषणा हुआ तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। और यही कारण है कि जब मैं ये आज से 1 महीना पहले जब 30 तारीख को मैं बक्सर पहली बार आया, टिकट 24 तारीख को घोषित हुआ और उसी समय उसके 2 दिन बाद होली था। तो जब मैं 30 को आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अभूतपूर्व स्वागत मेरा हुआ। आप जो है पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए, इसके बावजूद जब अश्विनी चौबे का टिकट कटा तो पार्टी ने आपको चुना। आप अपने अंदर ऐसी क्या खास बात पाते हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी क्या खासियत है, आपकी क्या यूएसपी है जिससे पार्टी ने मिथिलेश तिवारी को ही बक्सर की सीट दी? देखिए, ये तो पार्टी जाने, लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि एक पहला तो ये है कि एक कमिटेड वर्कर का रोल मैंने हमेशा पार्टी के लिए अदा किया है। 1990 में मैं जब बीजेपी में आया, उसके पहले मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता था, तो 90 से लगातार मैंने पार्टी का काम किया और आगे बढ़ के किया। कोई भी काम मुझे मिला मैं आगे बढ़ के किया। और मैं जितने दायित्व में रहा हूँ शायद बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्री था, मतलब बिहार का सेक्रेटरी था। उसके बाद आदरणीय मंगल पांडे जी की टीम में मैं उपाध्यक्ष था, आदरणीय नित्यानंद राय जी की टीम में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था, आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी की टीम में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था, और इस बार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। तो लगातार पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता होना, और साथ में मैं बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरे दौरे नहीं होते रहते।
और साथ ही साथ मैंने लालू प्रसाद यादव जी से 8-10 साल क्रिकेट की लड़ाई बिहार में लड़ी। अच्छा। राजनीति करते करते जब लालू जी क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए थे तो उनके खिलाफ एक पैरेलल संगठन मैंने बनाया और मतलब लालू जी के खिलाफ मेरे 8 न्यायालय में मैंने डायरेक्ट मुकदमा लड़ा है और बिहार की क्रिकेट को मान्यता दिलाया। और उसके चलते नौजवानों में मेरी खासी लोकप्रियता है। बक्सर के क्या मुद्दे हैं? चूंकि मैं देख रहा हूँ तो आप अपनी सभाओं में जा रहे हैं तो वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, धारा 370 की बात कर रहे हैं। बक्सर के क्या मुद्दे हैं? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव है तो स्वाभाविक राष्ट्रीय मुद्दे होंगे ही। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी जी ने की है, इसकी चर्चा अगर मैं नहीं करूं तो बेईमानी होगी। लेकिन महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, महंगाई है ही नहीं तो मैं इस पर क्या बात करूं? महंगाई का कोई इश्यू ही नहीं है। आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला हो। वही बोलेगा जो राष्ट्रीय जनता दल का कैडर है। नहीं, हमसे तो गरीब लोगों ने कहा कि मोदी से कहिए कि भाई 5 किलो राशन दिया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन दाल जो 60 रुपए किलो है उसे भी थोड़ा कम होता है तो हम चावल के साथ दाल खा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल इस ओर भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार दाल भी देती है, वहाँ की सरकार नमक भी देती है, वहाँ की सरकार और भी चीजें साथ साथ भी देती है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि किसानों को जो पैसा मोदी जी दे रहे हैं और चाहे विश्वकर्मा समाज को मदद कर रहे हैं, चाहे हुनरमंद लड़कों को मदद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको मोदी जी का मदद नहीं मिल रहा है। अगर बक्सर की बात करें तो बहुत लंबे समय तक आप भाजपा के सांसद रहे, चाहे लालमुनि चौबे हों चाहे अश्विनी चौबे हों, अब आपको जिम्मेदारी मिली है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चौसा पे जो ओवरब्रिज बनना है, जो डुमराव को ओवरब्रिज बनना है, वो पता नहीं कब से बन रहा है, कब से बनना समझ ही नहीं आ रहा, कब बन के पूरा होगा। ऐसा क्यों है और आप इसके लिए क्या करें? देखिए, इस समस्या से तो मैं भी जूझ रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ कारण रहे होंगे यहाँ जिसके चलते नहीं बने होंगे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ ये 2024 में हम मिल रहे हैं और जब आप अगला 5 साल बाद जब आप चुनाव के लिए यहाँ कवर करने आएंगे तो आपको कोई भी रेलवे फाटक, आपको हर रेलवे फाटक आपको अनमैन मिलेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो मतलब जो आपके पहले के जो सांसद थे भाजपा के, वो उन्होंने काम में थोड़ी ढिलाई। देखिए, मैं ये जो काम पहले हो जाना चाहिए 13 से लेकर मतलब इतना लंबा समय लग गया, मुझे 9 साल हो। मुझे ये लगता है कि हो जाना चाहिए। अब किन कारणों से नहीं हुआ उस कारण को मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं इस पे जाना चाहता हूँ ये होना चाहिए था और ये होगा। और मेरी संकल्प शक्ति बहुत अटूट है, बहुत ही अद्भुत संकल्प शक्ति का व्यक्ति हूँ मैं एक बार जो संकल्प लेता हूँ उसको बिना पूरा किए मैं विश्राम नहीं करता और मैंने ये मोदी जी से सीखा है। बक्सर में अगर एजुकेशन की बात करें तो देखिए, तो महिला कोई कॉलेज नहीं है जो सरकारी कॉलेज हो, ना बक्सर में है ना डुमराव में है। इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय है वो अभी तक उसकी अपनी जमीन नहीं है। तो इनके लिए क्या आपके रोड मैप है? देखिए, मेरा तो मानना है कि जिस स्थान पे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण किया हो वहां तो ऐसा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बने जहां पर विश्व के लोग आकर के शिक्षा लें। शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बक्सर होना चाहिए और मैं उस दिशा में सोचना शुरू कर दिया हूँ। 16-17 तारीख को मेरा भी अपना एक संकल्प पत्र जारी होगा, उसमें इन सभी मुद्दों को मैं भी डालूंगा। लेकिन एक बात की खुशी है कि लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय खुलते थे और अब पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब बक्सर में भी बन रहे हैं, बन गए हैं। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है बक्सर में। तो काम तो बहुत हुए, लेकिन महिलाओं के लिए जो डिग्री कॉलेज होने चाहिए, हर विषय की पढ़ाई होनी चाहिए, इन चीजों की कमी है और उन चीजों की कमी पूरी होगी। पूर्व IPS आनंद मिश्रा जो है आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी दावा कर रहे हैं ब्राह्मण वोट हमारे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी चुनौती है आपके लिए वो, या फिर कितना नुकसान आपको कर? देखिए, आप उनका नुकसान देखिए, चुनाव हर किसी को लड़ने की आजादी है और मेरा इतना ही कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो कोई सदस्य भी आज तक नहीं है और वो यहाँ घूम रहे हैं, चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे छोटे भाई समान है। और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर, मोदी की तारीफ करते हुए, तो देखिए, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं वो अलग विषय है। मोदी जी की तारीफ तो सब कर रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी को वोट भी वो डालेंगे, कमल फूल पे वोट भी डालें और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो कमल फूल पर वोट डालें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इमीडिएट मैदान से हट जाना चाहिए था, समर्थन कर देना चाहिए था। और चूंकि वो यहाँ के, वो भी नहीं है यहाँ, वो भी आरा जिला के रहने वाले, और साथ ही साथ हम लोग तो 35 साल
अपने जीवन को खपा करके तब राजनीति में इतना लंबा काम करके आज पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो वो भी अगर राजनीति में आना चाहते थे तो उनको आकर के भाजपा का सदस्यता लेना चाहिए था और कुछ दिन काम करना चाहिए था। राजनीति को थोड़ा सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था, और उसके बाद टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है, मांगना चाहिए। पार्टी जब टिकट दे दे तो लड़ना चाहिए। पार्टी अगर निर्णय कर दे कि नहीं आपको नहीं लड़ना है तो फिर पार्टी के हर फैसले को मानना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस भी हैं, क्या आप उनके बारे में बताएंगे कि वो किन मामलों में आप? देखिए, मेरे खिलाफ 2 ही केस है। एक आचार संहिता का केस है जो 2020 में हुआ। 2020 में जब मेरा असेंबली का चुनाव था तो उस एक दिन पहले रात में मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं थाना में जाके बैठ गया। उस दिन एक आचार संहिता का केस मेरे ऊपर हुआ। और एक केस है जो 2014 या 15 में, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलए थे जिनके खिलाफ मैं लड़ करके विधायक हुआ। उन्होंने मेरे ऊपर एक फैब्रिकेटेड केस कराया और उसी फैब्रिकेटेड केस के कारण वहां जनता इतनी बिगड़ी कि वो 15,000 वोट से हार गए। और वो केस है, मैं भी न्यायालय में लगा हूं, वो केस किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं। बक्सर के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, मेरे पास रोड मैप है, मैं अभी से काम करना शुरू भी कर दिया हूं। अगले आप 1 आध सप्ताह में देखेंगे कि बक्सर में जितने भी बच्चे जो ITI प्रशिक्षित हैं, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर रहा हूं जो NCR में कंपनियां हैं और उनको मैं बुला रहा हूं और आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में वोट के पहले युवा यहाँ से रोजगार प्राप्त कर लेंगे। हवाई दावे तो नहीं है ना? मैं तो ऑन एयर कैमरा बोल रहा हूँ आपको। कई बार आप देखेंगे, मैं तो कह रही हूँ वोट के पहले। कई बार जानते हैं बयान देकर लोग पलट जाते हैं, तो सरकार में 1 जून को वोटिंग होगी यहाँ और आप अगले 10 दिनों के अंदर देखेंगे कुछ कंपनियां आएंगी यहाँ, इंटरव्यू करेंगी, उनको लेके जाएगी। मेरी सबसे बात हो गई है और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है। 2-3 आपने बता दिया कि आप जो है केंद्रीय विद्यालय को जमीन दिलाने का पूरा काम करेंगे। बिल्कुल। आप ओवरब्रिज बनाएंगे, 2 काम होंगे, रोजगार होंगे। इसके अलावा और 3 काम तो आपने बता दिए, इसके अलावा और 2 काम बताइए जो आप। देखिए, एक तो मैं जब घूम रहा हूँ तो चूंकि ये गंगा मैया का किनारा पर बक्सर बसा हुआ है और लोगों का डिमांड है कोइलवर से बक्सर तक का वो पूरा जो पक्कीकरण वाला, जो नहर का पक्कीकरण होना और अस्थाई बांध बनना और उस पर स्टेट हाईवे बनना, इन सब चीजों का डिमांड है और उस डिमांड को हर हाल में मैं फिलअप कराऊंगा। बक्सर को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा और जो गंगा का किनारे का एरिया है वो सुरक्षित भी हो जाएगा और उस सड़क से सारे गांव को भी हम जोड़ पाएंगे। भगवान राम की शिक्षा स्थली भी रही है, उसके लिए कुछ करने वाले। बिल्कुल, हम तो हर जगह कह रहे हैं कि मैं बनारस के बराबर बक्सर का विकास कराऊंगा। और आज ही मेरी नमामि गंगे के डायरेक्टर से बात हुई है, विनोद कुमार जी से, और मैंने कहा है कि चुनाव जैसे खत्म होता है पूरी टीम लेकर के आप बक्सर में आइए और बक्सर के घाटों को पूरी तरह बनारस के जैसा बनाना है हमको। और उसके लिए पूरी तरह एक तरह से गंगा कॉरिडोर कैसे बने या बक्सर कॉरिडोर कैसे बने, इस पे हमारी सोच चल रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसका पूरा DPR बनाएंगे, बनवा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और मैं तो कह रहा हूँ मैं उनका पांव पकड़ लूंगा प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी हमरो बक्सर के बनारस बना दें। आखिरी में अगर बक्सर की जनता से कुछ कहल चाहते नहीं तो स्वागत। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के बक्सर के महान जनता के प्रणाम करब, चूंकि ये ऐसा धरती है कि धरती पर हमेशा कोई ना कोई तपस्वी आवेला और ये सामान्य आदमी का मौका ना मिलेला। चूंकि जब महर्षि विश्वामित्र जी भी कठोर तपस्या किए तो रामलला यहाँ पढ़ने के लिए आए, शिक्षा लेने के लिए आए, और रामलला यहाँ नहीं आते तो सीता मैया से उनका मिलन भी नहीं होता। उसके सबसे बड़े माध्यम बने महर्षि विश्वामित्र। तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ सात्विकता है, मेरे अंदर कुछ न कुछ धर्म का भी हमारे ऊपर असर है कि मुझे आदरणीय मोदी जी ने बक्सर में भेजा है, तो मैं अपने आप को इस बक्सर के लिए खपा दूंगा। मैं अपने जिंदगी के जो बचे हुए दिन हैं मैं बक्सर में लगा दूंगा और आप देखेंगे जो 50 साल में काम बक्सर में नहीं हुए वो इस 5 साल में मैं पूरा करूंगा। ये बक्सर वासियों को मैं वादा करता हूँ। उम्मीद है कि आप बक्सर के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। धारा 370 ठीक है, लोगों को ठीक है जानते नहीं, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने 1951 में जो कहा था उसको जब हमको ताकत मिली तो हमने करके दिखाया। सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन बक्सर की जनता को उससे रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। नहीं तो नहीं, बक्सर की जनता भी ये सुन के खुश होती है और साथ में ये भी जनता को ये भी नहीं पता है ना कि कश्मीर के मुद्दे क्या हैं, जिले क्या हैं, क्या नहीं, लेकिन बक्सर की जनता को एक बात समझ में आ रही है कि सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए लड़ रही है, लालू यादव भी अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ जो राजद के उम्मीदवार हैं उनके पिताजी जगदानंद सिंह जी भी अपने बेटे सुधाकर जी के लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं।
और एक मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया है। ये मौका बाकी किसी पार्टी में नहीं मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है। जो सड़क से उठ करके कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, उसको संसद में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उम्मीद करते हैं कि भाजपा ने आपको लड़ाया है तो आप संसद में बक्सर की जनता के लिए लड़ेंगे, बक्सर की जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन बक्सर की आवाज संसद में गूंजेगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और बक्सर की हर समस्या का समाधान मैं संसद में जाकर के करूंगा और मोदी जी के आशीर्वाद से करूंगा। एबीपी लाइव से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शुभकामनाएं। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।